डियर स्टूडेंट, हमने पिछली क्लास में इथिक्स का इंट्रोडक्शन किया था। आज हम लोग क्या करेंगे, मेन इथिक्स, एथिक्स एंड मोरालिटी में डिफरेंस, इथिक्स का समाज पे क्या क्या असर पड़ता है, वो सब हम लोग आज समझेंगे। लेकिन इससे पहले हम लोग क्या समझेंगे कि एक आपको मैंने बताया था पिछला क्लास में कि इथिक्स जो है, या कुछ लोग समझते हैं कि ये किसका ब्रांच है, फिलोसफी का। कुछ लोग समझते कि नहीं, ये फिलोसफी का नहीं, ये ब्रांच है किसका, सोशोलॉजी का। तो देखिए, फिलोसफी में के अंदर 3 ब्रांच हैं। एक है आपका ज्ञान मीमांसा, दूसरा है आपका तत्व मीमांसा, और तीसरा है आपका इथिक्स, नैतिकता या नैतिक शास्त्र या नीति शास्त्र। और जो फिलोसफर्स होते हैं ना, वो पूरी जिंदगी कुछ रिसर्च करने में लगा देते हैं। जैसे कि जो फिलोसफर तत्व मीमांसा के होंगे, जिसको हम लोग कहते हैं मेटाफिजिक्स के होंगे, उन्होंने क्या किया ना, पूरी जिंदगी में जितने भी फिलोसफर तत्व मीमांसा या मेटाफिजिक्स के रहे, वो सिर्फ 3 चीज़ों के पीछे पड़े रहे। पहला, ईश्वर। ईश्वर है कि नहीं है तो कितने हैं, ईश्वर नर है कि मादा है, नर है फिर मादा कहाँ से आई, मादा है तो फिर नर कहाँ से आई, और अगर एक से अधिक ईश्वर हैं तो फिर ये पूरा सिस्टम कैसे काम करता है, किस भगवान के पास कौन कौन सा काम है, ये सोचने में वो पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं। ठीक। और दूसरा, वो रिसर्च करते हैं किस पे, आत्मा के ऊपर। आत्मा है कि नहीं है तो कैसे आई, नहीं है तो कहाँ गई। जिंदा शरीर और मुर्दा शरीर में क्या डिफरेंस है, बस आत्मा का। आत्मा है तो क्या उसका वजन है, आत्मा कहाँ जाती है, ये सारी चीज़ें किसमें स्टडी की जाती है, आपका मेटाफिजिक्स के अंदर। और तीसरा आपका आता है जगत, ये संसार। ये संसार क्यों बनाई गई, भगवान को ऐसा क्या ज़रूरत पड़ा इस संसार बनाने का, और खुद ये संसार बना करके अपनी ही पूजा करवाना, क्या भगवान को ये शोभा देता है। ये सारे जो फिलोसफर्स होते हैं, जब ये क्वेश्चंस किसी धर्म गुरु से पूछ लेते हैं तो धर्म गुरु का चेहरा लहूलुहान हो जाता है, वो खिसक लेते हैं, क्योंकि कई सारे क्वेश्चंस का जो है जवाब नहीं मिल पाता है। और धर्म तभी टिकता है जब वो तर्क की कसौटी पे टिक जाए, हाइपोथेटिकल नहीं। तो मेटाफिजिक्स का वाले एकदम ये 3 क्वेश्चंस के पीछे आज तक पड़े हुए ना, ऐसा नहीं कि 1-2 दिन, 2500 साल से एकदम आज तक इस पर रिसर्च कर रहे हैं। ईश्वर के ऊपर, जगत के ऊपर, आत्मा के ऊपर, है तो क्या है, कैसे है, क्यों है। ठीक है। ये जो ज्ञान मीमांसा वाले हैं, ये क्या करते हैं, मानवीय जीवन में सत्य की खोज करते हैं। इनके पास अभी तक जितनी भी नॉलेज है, उनके हिसाब से वो क्या करते हैं, सत्य की खोज करना शुरू करते हैं। नॉलेज ऑफ ट्रूथ, वो कौन करते हैं, ज्ञान मीमांसा वाले। और जो तीसरा है, जो इथिक्स है, जो हमारे सिलेबस में है, तो ये वाला जो अगर आप पढ़िएगा ना, फिलोसफी से इथिक्स, ये सिर्फ आपको यूनिट 5 में काम देगा। मेन जो आपका इथिक्स है वो किससे आया है, वो सोशोलॉजी से आया है, समाजशास्त्र से आया है, कि समाज कैसे बना, क्या समाज की प्रवृत्ति जैसे आज है वैसे पहले थी, समाज का डेवलपमेंट कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें कौन बताता है, आपका समाजशास्त्र। अब क्या है ना कि समाज बना कैसे, जैसे आज हम लोग ये कल्पना करके चलते हैं कि एक क्लासरूम है, उसमें 50-60 बच्चे बैठे हुए हैं, और आपके ब्रेन में ये बात बिल्कुल भी नहीं आएगी कि मेरे पीछे बैठा हुआ व्यक्ति हाथ में चाकू लेके हमको मार सकता है, एकदम नहीं आएगी। क्यों?
क्योंकि हमने अभी इस बात को ये समझ लिया है कि जितने भी लोग हमारे साथ इस क्लासरूम में बैठे हैं सबका एक ही काम है, पढ़ाई करना, ना कि चाकू मारना। लेकिन क्या ठिकाना, कोई किसी का दिल अभी अभी टूटा हो, उसको लग गया कि संसार नाम का कोई चीज़ ही नहीं है, सब बकवास है, संसार को ख़त्म कर देते हैं, वो आया और एक चाकू मार दिया। ऐसा नेक अविश्वास ही अभी है, ये अविश्वास बहुत पहले से भी था। जब हम लोग क्या थे, आदिम प्रजाति में थे, और कभी भी हम लोगों ने, जो आदिम प्रजाति के लोग थे, वो हमेशा एक दूसरे पर कभी भरोसा नहीं किया। उनको पता था कि आगे हमें क्या करना है, लड़ना है, तो एकदम चार कोनों में रहते थे और इस बात के लिए हमेशा तैयार रहते थे कि कभी भी लड़ाई हो जाए, घूमते रहते थे, कोई मेरे ऊपर हमला तो नहीं कर देगा। बाद में समाज ने क्या किया, कुछ चीज़ों को नियंत्रित किया, कुछ रूल्स को मानना शुरू किया। तो रूल क्या थे, समाज को कैसे नियंत्रण किया गया, ये आपको समझना होगा। तो समाज को नियंत्रण कैसे किया गया, इसको हम लोग कहते हैं सामाजिक नियंत्रण। तो हमने इसको दो तरीके से नियंत्रण किया। एक तो उसको समाजीकरण से, दूसरा पुरस्कार या दंड देकर। अब समाजीकरण कैसे करते हैं, इस क्वेश्चन को हम थोड़ा देर के बाद समझेंगे। पहले हम एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं कि मान लीजिए कोई बच्चा 10 मिनट पहले पैदा हुआ, तो आपको हम एक क्वेश्चन पूछता हूँ, वो बच्चा अगर 10 मिनट पहले हुआ है तो क्या वो बच्चा सामाजिक है, क्या वो गैर सामाजिक है, या इसको हम कह सकते हैं असामाजिक है, क्या समाज विरोधी है, चौथा क्या वह समाज से तटस्थ है, सोशल न्यूट्रल है वो व्यक्ति। तो पहला एग्जाम्पल क्या दिया मैंने, एक बच्चा का जन्म 10 मिनट पहले हुआ है, तो बच्चा क्या है, सामाजिक है। 10 मिनट वाला बच्चा क्या सामाजिक होगा, ठीक ना। दूसरा क्या है, असामाजिक है। 10 मिनट पहले बच्चा असामाजिक कैसे हो सकता है, असामाजिक तो हम और आप हो सकते हैं। जैसे कि कोई, मान लेते हैं आप ही लोग हैं और किसी की शादी हुई, नहीं गए। क्यों नहीं गए, इसलिए नहीं गए क्योंकि 5 साल से यहीं बैठ के तैयारी कर रहे हैं, शादी में जाएंगे तो लोग पूछ देगा भैया 5 साल से क्या हो रहा है, 5 साल से पढ़ के कौन सा पीटी पास किए, कौन सा मेंस पास किए, गए थे कलेक्टर बनने, चपरासी भी बन के 5 साल से नहीं आ पा रहे हो, लगातार फेल ही हो रहा है। तो आपको पता है कि जब आप शादी में जाएंगे तो 10-15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो उससे अच्छा है कि भैया शादी में जाओ ही मत। तो आप जो असामाजिक बने वो क्या बने, परिस्थिति बस है नहीं। सामाजिक क्या होता है कि किसी व्यक्ति की शादी हो रही है, हमें भी नहीं पता कौन है, खूब गए, नाचे गाए, रिश्ता निकाल लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सामाजिक। एक होता है समाज विरोधी, वैलेंटाइन डे के दिन लाठी डंडा लेके निकल लिए कि भैया जब हम अकेले तो साथ वाला कैसे हो सकता है, जहाँ दो को देख लिया हमें बम फेंक देंगे, हम चैन से जीने नहीं देंगे। वो क्या होते हैं, समाज विरोधी, ठीक है ना। जो बच्चा जब पैदा होता है तो होता है समाज का तटस्थ, उसको कुछ नहीं पता उस समय। तो हम लोग को क्या करते हैं, इस समाज से तटस्थ व्यक्ति को, बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं हम लोग, सामाजिक। क्या बनाते हैं, सामाजिक। सामाजिक कैसे बनते हैं भाई, तो सबसे पहले उसके घर वाले उसको सामाजिक बनाते हैं, उसके बाद कौन, उसके रिश्तेदार, चाचा ताऊ फूफा मामा, ठीक है। उसके बाद गांव मोहल्ले वाले, गांव और समाज वाले। उसके बाद जब बच्चा 2 या 3 साल का होता है तो कहाँ पहुँचता है, स्कूल। और स्कूल पहुँचा तो हर स्कूल में एक आध स्टूडेंट छठा हुआ मिल ही जाता है, जो उसके घर वाले नहीं सिखाते, वो अकेला छठा हुआ बंदा उस बच्चे को समझा देता है, तब उसका अलग एक्टिविटी।
उसके बाद जब वो रोड पे गया तो दो लोग जो हैं अलग अलग भाषाओं में सम्मान सहित बात कर रहे हैं, जो उस बच्चे के लिए क्या है एकदम रोचक है। अच्छा, ये सब तो मेरे घर में कभी बोला ही नहीं गया, इतनी अच्छी बात है। और धीरे धीरे ये स्कूल होते होते बच्चा कॉलेज पहुंचता है, तब तक घर वाले उसको ठीक ठाक सामाजिक बना दिए जाते हैं, ठीक है ना। और जो व्यक्ति सामाजिक नहीं है, असामाजिक है या समाज विरोधी है, तो उसके लिए समाज ने क्या किया है, पुरस्कार। असामाजिक के लिए किसका व्यवधान किया हुआ है, किसका प्रावधान है, दंड देने का। कि अगर आप ऐसे नहीं मानोगे तो कैसे दे देंगे, आपको दंड दे दिया जाएगा। आ रहा है बात समझ में अच्छे से। तो इस समाज की ये परंपरा चलती आई कि किसी एक समाज से तटस्थ व्यक्ति को समाज के अंदर कैसे उसको सामाजिक बनाया जाए, और अगर वो सामाजिक नहीं है तो उसको कैसे बनाया जाए, पुरस्कार देके और दंड देके। ये पुरस्कार इसलिए दिया जाता है, जैसे मान लीजिए कोई स्कूल है, उसमें एक बच्चे को बहुत बढ़िया कहा गया कि वाह कितना अच्छा हैंड राइट कॉपी लिखता है, देखो सारे होमवर्क करके लाता है। तो जो क्लास टीचर होती है वो क्या सोचती है कि सारे बच्चे होमवर्क करके लाएं, तो पुरस्कार देती है एक को और जलाती हैं सबको, ताकि आप जो है ऐसा करें, होमवर्क घर से लेकर के आएँ, आपको भी हम क्या देंगे, चॉकलेट देंगे, टॉफ़ी देंगे, ऐसा। ठीक है। लेकिन पुरस्कार और दंड किसको मिलता है, जो उस समाज के नियम के हिसाब से चलता है। समाज ने जो रूल बनाए हुए हैं, अगर आपने उस रूल को फॉलो किया है तो आपको पुरस्कार मिल जाएंगे, और अगर आपने समाज के नियम को तोड़ दिया है तो आपको क्या मिल जाएंगे, दंड मिल जाएंगे। जैसे अगर कोई देश पूरा क्रिमिनल्स हैं, सांप्रदायिक है, तो संप्रदाय की भाषा बोलने वाले व्यक्ति को रत्न मिलेगा, उसी को पुरस्कार मिलेगा। और अगर कोई देश सेकुलर है तो सेकुलर बात को लिखने वाले व्यक्ति को पुरस्कार मिलेगा। आ रहा बात समझ में ना। जैसे अगर कोई क्रिमिनल नेशंस में किसी ने सेकुलर की बात कर दी, उसको 100% सज़ा मिलना है, और किसी सेकुलर नेशंस में किसी ने क्या कर दिया, क्रिमिनल वाली बात कर दिया, तो उसको सज़ा मिलना है। तो पुरस्कार और दंड कैसे मिलता है, उस समाज के हिसाब से। जैसे कि कोई ईरान की कोई लड़की है, बच्ची है, और वो कह रही है कि मैं पूरे ज़िंदगी बुर्का पहने रहूँगी, तो हो सकता है कि ईरान में उसको अच्छा अवार्ड मिल जाए। लेकिन वही व्यक्ति अगर फ्रांस में जाके बोले कि मैं पूरी ज़िंदगी बुर्का पहने रहूँगी, तो उसको वहाँ पे जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे ये क्या है, जेल का नियम बनाया हुआ है फ्रांस की सरकार ने कि आप बुर्का नहीं पहन सकते, ये कानूनन बैन है। तो समाज के हिसाब से अगर आपने कार्य किया तो आपको पुरस्कार मिलेगा, नहीं तो दंड मिलेगा। ऐसे एक एग्जाम्पल्स आप ले लीजिए ब्रूनो साहब का। ब्रूनो बड़े थिंकर्स, उन्होंने क्या किया, ईश्वर के बारे में क्वेश्चंस उठा दिए, ईसा मसीह के बारे में क्वेश्चंस उठा दिए कि ये ईश्वर कैसे हो सकता है। तो नतीजन क्या हुआ कि 7 दिन की सज़ा हुई। 7 दिन के बाद जब ब्रूनो बाहर आए तो लोगों ने कहा जी दिमाग अकल ठिकाने आ गया। उसने कहा जी ठिकाने क्या आना है, ईश्वर तो आज भी हम, मुझे नहीं लगता कि जीसस क्राइस्ट है। और आपको जान के हैरानी होगी, उनको बीच चौराहे पर जिंदा जला दिया गया, सिर्फ इस बात को मानने से कि मैं जीसस क्राइस्ट को भगवान नहीं मानता। यही हाल कार्ल मार्क्स के साथ हुआ। कार्ल मार्क्स ने अपनी थोड़ी सी वाली प्रूव की ईश्वर की उत्पत्ति के बारे में, तो एथेंस वालों ने उनको सजा दे दी। उसने अपने और तर्क दिए, तब भी उनको क्या हुआ, अपील किया, जुडिशियल रिव्यू में गए, तब भी उनको सजा हुई। उनका स्टूडेंट था प्लूटो। प्लूटो ने क्या किया, जेलर से लेकर के, पुलिस से लेकर के उनको उस देश की सीमा पार कराने का भी ठेका ले लिया कि गुरुजी आप चलिए। सुकरात ने कहा अगर मैं यहाँ से भाग गया तो मेरा शरीर तो बच जाएगा, लेकिन मेरी आइडियोलॉजी मर जाएगी। तो उन्होंने क्या किया, मरना पसंद किया कि मैं आज तो मर जाऊंगा, लेकिन मेरी आइडियोलॉजी पूरी दुनिया पढ़ेगी। और इसलिए भी कहा जाता है कि फिलोसफी के जो फादर हैं वो कौन है, यही सुकरात साहब, सॉरी कार्ल मार्क्स साहब। इन्होंने इतनी अच्छी थ्योरी दी है। ठीक, उनके बाद इनका चेला
जो स्टूडेंट था क्या प्लूटो, उन्होंने भी कई सारी थ्योरी लिखी। तो जब आप समझ सकते हैं कार्ल मार्क्स जैसे शख्स को, ब्रूनो जैसे शख्स को समाज दंडित कर सकता है, सजाए मौत दे सकता है, जो कि इतने बड़े थिंकर्स थे जिनके पास तर्क शक्ति थी, और समाज ने क्या दिया उनको? दंड। तो इसलिए अगर आप समाज के हिसाब से चलते हैं, भले आपकी तर्क शक्ति कितनी स्ट्रांग क्यों नहीं हो, अगर आप समाज के हिसाब से हैं तो ठीक है। समाज के खिलाफ है, तर्क शक्ति बहुत ही मजबूत है, तो आपको सज़ा मिलना तय है, आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। ठीक है। अब इथिक्स क्या है? इथिक्स आपको एक उचित निर्णय और अनुचित निर्णय लेने के बारे में बताता है। सिंपल सा एक बात यही है कि आप समाज में कैसे जीते हैं, क्या सही है क्या गलत है, इसके बारे में कौन बताता है? आपका इथिक्स। ठीक है ना। और इथिक्स के साथ साथ एक और वर्ड आता है आपका मोरालिटी। एक आपका वर्ड आता है क्या? मोरालिटी। दोनों का सेंस सेम ही है, लेकिन क्या है, दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? जैसे मैं आपको बताता हूं, एक बड़े अच्छे थिंकर हुए क्वाइन। क्वाइन ने क्या कहा कि पूरी जितने भी आप शब्द पढ़े हैं उसका कोई पर्यायवाची नहीं हो सकता। ठीक ना। तो पर्यायवाची कितने हो सकते हैं भाई? 2 टाइप के होते हैं। एक होता है पूर्ण पर्यायवाची, एक होता है अपूर्ण पर्यायवाची। तो क्वाइन साहब ने कहा कि अपूर्ण पर्यायवाची तो हो सकता है, लेकिन किसी शब्द का पूर्ण पर्यायवाची कभी नहीं हो सकता। क्योंकि पूर्ण पर्यायवाची का मतलब ये हुआ कि अगर आपने उस सब्जेक्ट को, उस वर्ड को वहां रख दिया, पर्यायवाची शब्द को, तो भी उसके सेंस में कोई अंतर नहीं आया, जैसा पहले था वैसा ही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल्स मैं देता हूँ, जल, जल को हम लोग पानी भी बोलते हैं, उसको नीर भी बोलते हैं, सब ठीक है। लेकिन क्या कहीं जल की जगह हमने पानी रख दिया तो क्या उसका वही सेंस आएगा? तो जैसे हमने कहा जी 1 गिलास पानी लाओ, ठीक है, 1 गिलास जल लाओ, ठीक है, सेंस काम कर रहा है। लेकिन कई जगह आपको बिल्कुल सेंस काम नहीं करेगा। जैसे कि शादी में पंडित जी बोलते जजमान जज लाओ, और अगर उसी जगह पंडित जी ने कहा जजमान पानी लाओ, तो आपको क्या लगेगा ना, जल और पानी में प्योरिटी लॉस हो चुका है। सेंस पर्यायवाची शब्द जल का पानी सेम है, लेकिन बस आपने जल की जगह पानी बोला शादी के टाइम पे, तो आपको क्या महसूस हो गया कि प्योरिटी शब्द कहीं ना कहीं गायब हो गया है। किसी ने कहा वो मुझे देखते ही पानी पानी हो गया। पानी पानी मतलब शर्म शर्म हो गया, शर्म उसको आ गया। आप उसी जगह वह मुझे देखते जल जल हो गया। बताइए कौन सा सेंटेंस निकल रहा है? तो क्वाइन ने कहा कि 100% तो नहीं हो सकता, अपूर्ण निकल सकता है, पूर्ण कभी भी पर्यायवाची नहीं निकल सकता। ठीक है। ये तो उसी तरीके से इथिक्स और मोरालिटी भले ही दोनों का शब्द सेम है, लेकिन इसका पूर्ण सेंटेंस कभी, पूर्ण कभी नहीं हो सकता है पर्यायवाची। कुछ ना कुछ तो अंतर होगा ही, और वही अंतर हम लोग आज निकालेंगे। जैसे जो इथिक्स है वो आया है ग्रीक वर्ड इथोस से, जिसका मतलब होता है रीति रिवाज। मोरालिटी भी कहाँ से आया है? एक शब्द है आपका, ये आपका लेटिन वर्ड है, ये याद रखिएगा। ये एक लेटिन वर्ड है, मोस या मोर्स। इसका भी मतलब होता है रीति रिवाज। ठीक है ना। तो एक ग्रीक वर्ड है, दूसरा क्या है हमारा? लेटिन वर्ड है। एक है इथोस, दूसरा क्या है? मोस या मोर्स। ठीक है ना। इथिक्स जो है ऑब्जेक्टिविटी है। ऑब्जेक्टिविटी मतलब ये फिक्स है, हर इंसान पर यही लागू होगा।
मोरालिटी क्या है? सब्जेक्टिविटी है, मतलब मैन टू मैन वेरी करेगा, ठीक है ना। इथिक्स क्या है? ये आपका बाह्य है। मोरालिटी क्या है? ये आपका आंतरिक है, ठीक है ना। तो इथिक्स क्या है हमारा? बाह्य। जैसे कि किसी ने अगर कोई रूटीन बना दिया कि आपको 10 बजे ऑफिस आना है, वो आपका इथिक्स है। वो हमारे ऊपर क्या है? बाह्य प्रेशर हमारे ऊपर मेंटेन है। और मोरालिटी क्या है? हमारा आंतरिक है, ठीक है ना। कई जगह पूछा है कि एथिक्स और मोरालिटी में अंतर समझा दीजिए, डिफरेंस बिटवीन एथिक्स एंड मोरालिटी। ये यूपीपीएससी ने 12 नंबर में पूछा था। एथिक्स और मोरालिटी में क्या बताइए? अंतर बताइए। कहाँ कहाँ पे आपको ये अंतर दिखता है? तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी समानताएं भी पढ़ेंगे, इसका अंतर भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। जैसे मैं इस बात को लिख दूं कि हम लिखना चाह रहे हैं एथिक्स को एक्स, मैथ की भाषा में मोरालिटी को वाई, तो कहाँ कहाँ पे एक्स एथिक्स और मोरालिटी का सेम है, कहाँ पर एथिक्स भी नहीं है, मोरालिटी भी नहीं है, ठीक है। कहाँ पे क्या है? एथिक्स तो है लेकिन मोरालिटी नहीं है। और कहाँ पे एथिक्स तो नहीं है लेकिन मोरालिटी है। ये 4 कंडीशंस हैं और इसी 4 कंडीशंस को हमको आज समझना है बहुत अच्छे से। जैसे मैं समझ लूँ कि किसी ऑफिस का टाइम 10 बजे है और एक व्यक्ति 10 बजे जाता है, ये इसका एथिक्स है, और वो पूरा दिन 10 से 6:30 पूरी दिन ईमानदारी से काम करता है, ना पबजी चलाता है, ना वीडियो गेम खेलता है, ना व्हाट्सअप चलाता है। 10 से 6:30 पूरा ईमानदारी से काम किया, ऑफिस का काम किया और उसके बाद वो चला गया। इसका मतलब उस व्यक्ति का एथिक्स भी सही है और उस व्यक्ति का मोरालिटी भी सही है। दूसरा क्या है कि अगर किसी व्यक्ति का ना तो एथिक्स सही है ना मोरालिटी सही है। जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति चला गया चोरी करने, चोरी किया, और उसी समय एक तो उसका एथिक्स खराब है कि आपने किसी दूसरे व्यक्ति के यहाँ चोरी किया, और उसी वक्त कोई व्यक्ति जग गया, उसने कहा जी नहीं जी अब मैं तो तुमको मारूंगा। उस व्यक्ति ने कहा नहीं भैया तुम सामान ले जाना है ले जाओ, हमको छोड़ दो। बोला ना मुझे तो मारने में बहुत मज़ा आता है, और आराम से चाकू निकाला और उसको मार दिया। तो जो दूसरा उस व्यक्ति का ना तो एथिक्स सही है ना तो उसका मोरालिटी सही है। तीसरा क्या है, किसी व्यक्ति का एथिक्स सही है। जैसे कोई ऑफिस है, 10 बजे टाइमिंग था, वो व्यक्ति 10 बजे पहुंच गया, ये तो ठीक है। अब उस व्यक्ति का मोरालिटी खराब है। मोरालिटी क्या है? जाते ही सो गया, एकदम पैर कुर्सी पे रखा तो उसको कोई देख नहीं रहा है, और उसका मोरालिटी एकदम आराम से सोया, 10 से आया, पंच किया, 10 से 1 सो रहा है, उठा, लंच किया, 2-4 बार घुमा, फिर काम थोड़ा बहुत किया और फिर 6:30 बजा और निकल गया। तो वो व्यक्ति का 10 बजे जाना आना और 6:30 बजे जाना ये तो ठीक है, लेकिन बीच में काम नहीं करना, सोते रहना, वो क्या है? उसका मोरालिटी खराब है। चौथा क्या है कि एथिक्स खराब है, मोरालिटी ठीक है। जैसे मान लीजिए अभी क्या है ना, मेडिकल में अब तो रूल चेंज हो रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई रोड एक्सीडेंट हुआ तो डॉक्टर क्या बोलता है जी पहले पुलिस केस पहले आएगी, पुलिस केस बनेगा, फिर हम इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। और मान लीजिए कि आप एक डॉक्टर है और आपने देख लिया, समझ लिया कि अगर इस व्यक्ति का 2 मिनट के अंदर अगर इलाज नहीं हुआ ना तो ये मर जाएगा, तो और इथिक्स क्या करा, जब तक कि पूरा रूल रेगुलेशंस काम नहीं होगा, पुलिस नहीं आएगी, जब तक बोलेगी नहीं इलाज करने, तब तक तो व्यक्ति साफ हो जाएगा। तो आपने क्या किया, अपने एथिक्स को ताक पे रखा और अपनी मोरालिटी को आगे रखा। आंतरिक आवाज़ थी कि अगर हमने इसका काम नहीं किया तो ये व्यक्ति मर जाएगा। क्योंकि डॉक्टर क्या होता है, हिपोक्रेटिक क्या कहता है, ओथ लेके आया रहता है
कि नहीं नहीं कुछ भी हो जाए मैं इसको अंतिम सांस तक क्या करूँगा, इसका इलाज करूँगा। एक और एग्जाम्पल्स है, जैसे मान लीजिए कि डॉक्टर को पता है कि एक पेशेंट जो है 10 साल से बेड पे है और उसको पूरा पता है कि अब चाहे जो हो जाए इसका इलाज संभव नहीं है, और उसका जो उसके रिश्तेदार थे उसका इलाज कराते कराते सारे घर ज़मीन बिक गया, और एक रिश्तेदार रोते हुए डॉक्टर साहब बस कुछ मत कीजिए, एक सपोर्ट सिस्टम हटा दीजिए, 3 मिनट ऑक्सीजन गैस हटा दीजिए, ऑक्सीजन सप्लाई, 3 मिनट की छटपटाहट होगी, आदमी ऐसे भी नहीं बचना है, वैसे भी नहीं बचना, आदमी को मृत घड़ी आना है। लेकिन हम लोग क्या है, रोड पे थोड़ा सा बच जाएंगे। डॉक्टर क्या है, हिप्पोक्रेटिक ओथ लेके बैठा हुआ है, और ये बात जानता है डॉक्टर भी कि यह व्यक्ति अब रोड से मतलब बेड से नहीं उठेगा, उसका मरना तय है। वो चाहे तो जो लोग रोड पे हैं ज़मीन उमीन बेच करके, उसके रिश्तेदार, थोड़ी सी अगर वो कर ले, आंख बंद कर ले और ऑक्सीजन का जो सप्लाई है उसको रोक दे, थोड़ा सा 2-3 मिनट के लिए आदमी तड़पेगा और उसकी डेथ हो जाएगी, और इधर बेचारे ये लोग खुशी खुशी चले जाएंगे। लेकिन डॉक्टर क्या करेगा, हिप्पोक्रेटिक ओथ लेने के कारण क्या करेगा कि मैं आखिरी समय तक इसका इलाज करूँगा। ये उसका मॉडल है, इथिक्स। वो जानता था कि क्या हो रहा है, होना है। सपोज कीजिए कि आप किसी डिस्ट्रिक्ट के एसपी साहब हैं और आपको सूचना मिला कि उस इलाके का जो सबसे बड़ा रेपिस्ट है वो एक कोने में छिपा हुआ है। आप पूरा दल फौज लेके गए और आपने उसको पकड़ लिया। आपके साथ जो 10-12 साथी थे उसकी इच्छा थी कि साहब ये इतना बड़ा रेपिस्ट है कि बच्चों और महिलाओं को नहीं छोड़ता, रेप करने के बाद उसके ऊपर क्या करता है, एसिड अटैक कर देता है, और पैसे वाला बहुत है। अगर हम इसको पकड़ के कहाँ लेके गए, जज के सामने, तो आने वाले 1-2 साल के अंदर जज खरीद लेगा, फिर बाहर आएगा, 50-60 लड़कियों की ज़िंदगी खराब है। इसको साहब यहीं निपटा देते हैं। और आप भी ये वाले बात जानते हैं कि अगर ये व्यक्ति को हम लेके गए कहाँ, जज साहब के यहाँ, तो यहाँ से आज नहीं 1 साल के बाद ही छूट के बाहर आएगा, क्योंकि इसके पास इतना पैसा है। और आपका एथिक्स ये वाला बात को कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति अपराधी है या अपराधी नहीं है, इसका फैसला कौन करेगा, तो न्यायालय करेगी। और न्यायालय गए तो ये बच्चा निकल लेगा वहाँ से 1 साल 1.5 साल के बाद। और आपके साथ वाले कह रहे हैं सर टेंशन मत लीजिए, योगी जी की सरकार है, यहीं निपटा लेंगे, देते हैं इसको, जांच में भी बच जाएंगे, इसको जेल ले जाना ही नहीं है। तब आपके ऊपर एथिक्स और मोरालिटी की लड़ाई होती, क्या करें, इसको लेके जेल ले जाएं कि इसको यहीं पे निपटा दें। कई अधिकारी क्या होते हैं, आंख बंद कर लेते हैं, हटाओ इसका, यहीं गंगा जल से साफ कर दो, इसको लिख देंगे जी कुछ हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एथिक्स और मोरालिटी में डिफरेंस दिखेगा आपको। एथिक्स कुछ और कहता है, मोरालिटी कुछ और कहती है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में हम और पढ़ेंगे एथिक्स जो है ह्यूमन इंटरफेस में कैसे कैसे काम करता है, क्यों करता है, ठीक है।